हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इशाइल ताहिर और आपको अपने शो हल्की आंच पे वेलकम कहता हूं, जिसमें आज हम बहुत फन एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें हम एक शॉर्ट फिल्म देखेंगे और एक कुकिंग भी करेंगे और उसके साथ साथ एक छोटा सा क्विज भी होगा, जिसको करने के लिए हमारे साथ एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर और कास्ट मेंबर मौजूद है। तो चले आए आपको अपने मेहमानों से मिलाते हैं। तो जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस प्रोड्यूसर अमार यूसुफ, उसी के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर आयरन माइकल और जो है बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस अलीना जमाल। कैसे हैं आप सब? जी, हम ठीक, ठीक आप हैं। कैसे हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। आप सबके साथ मिलके बहुत खुशी हुई। जैसे कि मैं आप सबके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्पेशली यू एरन भाई। आपकी फ़िल्म्स का कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, मुझे बहुत पसंद है और उसी के साथ-साथ अलीना, मैंने आपके काफ़ी ड्रामास देखे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी एक्टिंग है और जो इमोशन आप शॉर्ट में डाल देते हैं, मतलब इट्स अमेज़िंग। और साथ ही साथ अमार भाई, वंडरफुल आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है सब कुछ आपका चल रहा है, तो बहुत अच्छा। पर मैं पूछना चाहूँगा कि आपका पता चला कि आप बड़े अच्छे सक्सेसफुल बिज़नेसमैन थे, तो आपने फ़िल्म्स में इन्वेस्ट करने का क्यों सोचा? तो इसके पीछे जो मेरा नज़रिया था वो कुछ यूँ था कि मैं अपनी कौम के सरमाए को लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ और हमारी कौम का सरमाया हमारे नौजवान हैं। तो और मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं जो उनको दिन ब दिन अंदर ही अंदर से खोखला करती जा रही हैं, तो मैं तब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो ऐसी कुछ वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मीडिया की फ़ील्ड में आऊँ और इस काम को स्टार्ट करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आप दुनिया के हर कोने में अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं था, लेकिन डायरेक्टर साहब के बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं और ये बात गलत नहीं होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि इनका काम सराहना चाहिए हमें, और मैं इनके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने कभी इनसे हूबहू तो कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर अपने असिस्टेंट को कहा कि मुझे इनसे मैंने मुलाकात करनी है, तो आप कोई ऐसा तरीक़ेकार करें ताकि हम दोनों का राब्ता हो सके और मैं इनके साथ अपना वो मामला शेयर कर सकूँ जो मैं सोच रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको वो सारी बात बताई और वो सारा सिनेरियो समझाया कि जिस जिस चीज़ को मैंने सोचा, समझा और देखा है, मैं चाह रहा हूँ कि वो आप उसको एक शॉर्ट फ़िल्म में प्रेज़ेंट करें नौजवानों के सामने। तो मैं डायरेक्टर साहब की एक बार फिर तारीफ़ करना चाहूँगा। इन्होंने जैसा मैंने चाहा बिल्कुल वैसा ही इन्होंने प्रोड्यूस किया और आने वाले दिनों में सिनेमाज़ में वो मूवी रिलीज़ होगी और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ज़रूर आएँ और उस मूवी को देखें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ जी भैया, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़बरदस्त है, आपकी थिंकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है कि आपने इतना जो है अच्छा माइंडसेट रख कर और आगे जो है आप अपना मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको, क्योंकि हमारे जो है मुल्क में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और हमारे जो नौजवान हैं वो एक अच्छे रास्ते पे जाएँ। तो एरन भाई, आपसे ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करना चाहूँगा जी, कि ज़रूर। आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? यार मुझे जो है ना शुरू से मतलब मूवीज़ का बहुत शौक था, मैं बहुत ज़्यादा देखता था। तो इसी तरह से ना मेरे में एक जज़्बात पैदा हुए कि यार मैं भी एक मूवी लिखूँ। तो एक मैंने पहली मूवी लिखी थी, ठीक है? वो इतनी सक्सेसफुल तो नहीं हुई क्योंकि वो फ्रेंड्स ज़ोन ही था, उन्हीं के साथ शुरू किया काम वगैरह। पर करते-करते ना मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मूवीज़ मतलब मैंने ना इस तरह से शुरू किए कि ना मैंने मेरा एक दोस्त था, ठीक है? ही वाज़ अ गुड रैपर। तो उसके ऊपर मैंने एक मूवी बनाई थी। उसके कुछ सिनेरियोज़ थे पीछे बैकग्राउंड पे, तो उसके साथ ना उसकी मैंने एक स्टोरी लिखी। उसके ऊपर मैंने फिर इसको जो है ना उसको पूरा विजुअलाइज़ किया। तो इसी तरह से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और उसके अच्छे खासे व्यूज़ आना शुरू हुए, काफ़ी एप्रिसिएशन मिली। तो मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छी बात है, मतलब एक कदम उठाया उसमें इतनी मतलब पहले से ही जो है ना काम अच्छा होना शुरू हो गया। तो फिर इसके साथ-साथ जो है ना मैंने अपना करियर इसी की तरफ ना बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो आज आपके सामने ही है। बहुत ज़बरदस्त। इससे मुझे याद आ गया कि जब मैं भी छोटा था, तो हम भी फ्रेंड्स में एक ऐसा टाइम आया कि हम भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो कहता हूँ। मतलब हमें जो उसकी स्टोरी तैयार करनी थी और उससे पहले इतना टाइम लग गया, इतनी रिसर्च करनी पड़ी हमें। तो वो तो हालांकि हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, हमें तो पता भी नहीं था कि यार कैमरा चलाते कैसे हैं। आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप लोग एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता होगा। तो मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और अच्छा-अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। तो अलीना जी, आपके लिए कि आप इतनी यंग हैं और मतलब इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो आपने एक्टिंग के करियर को क्यों चूज़ किया?
रिशाई, जैसे कि मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ तो एक्टिंग मैंने इसलिए भी चूज़ की क्योंकि मैं इसको काफ़ी पसंद करती थी कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ, और घर में भी काफ़ी मुश्किलात आई, लेकिन जबकि मेरा इंटरेस्ट था तो मैं इससे पीछे नहीं हटी और मैं इसके लिए काम करती रही और आज मैं इस जगह पर हूँ। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप सब बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, और जो बंदा पैशनेट होता है ना, तो मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आती है। तो जैसे कि हम शॉर्ट फ़िल्म के लिए आए हैं यहाँ पे, तो हम आपका कंटेंट भी देखेंगे, पर मैं उससे पहले पूछना चाहूँगा कि इस शॉर्ट फ़िल्म को बनाने के लिए मतलब क्या बात आपके ज़हन में आई कि ये ऐसी शॉर्ट फ़िल्म को बनाना चाहिए? तो मतलब प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे बताएँ कि आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, तो आपने क्यों हाँ की कि मैं इस जो है फ़िल्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा? जब डायरेक्टर साहब ने मेरे आगे स्क्रिप्ट पेश की तो सबसे पहले तो मैंने उसे पढ़ा और मैंने फिर उसके बाद एनालिसिस किया कि आया वाक़ई ये स्क्रिप्ट वैल्यूएबल है? क्या मैं इसके ऊपर अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी या इसकी वाक़ई वो वर्थ रहेगी जो मैं चाह रहा हूँ? तो जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर सोचा, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि ये आज के टाइम पे हमारे नौजवानों की ज़रूरत है। और अभी तो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि जब हम शॉर्ट फिल्म देखेंगे तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो तो फिर मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें और प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे बस आपसे यही उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट आपने मुझे स्क्रिप्ट में दिखाया वही आप शॉर्ट फिल्म में भी दिखाएं। तो इस वजह से मैंने चाहा कि ये हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ना प्रोड्यूसर साहब की एक बात करूँगा कि मतलब जब मैं इनके पास स्टोरी लेके गया ना, तो मतलब इनका जो मतलब मेन मोटिव था ना, वो कहते यार मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि मूवी में क्या अर्न करेगी क्या करेगी। वो कहते हैं जो मेरा विज़न है ना, मतलब यूथ को टारगेट करने का, कि उन तक वो मैसेज जाना चाहिए। तो इनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मेरा भी एक ही सेम विजन था कि जो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जिस तरह की शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता हूँ, ड्रामे वगैरह करते हैं हम लोग, तो उससे जो है ना यूथ को एक पॉइंट मिले, ठीक है, उन तक एक मैसेज पहुंचे। तो बिल्कुल ना हम दोनों का जब दिमाग मिला ना बैठ कर, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ऐसा मैं कहता हूँ आपने आपका जो थॉट है ना, आपका जो विजन है, वो ज़रूर काम करेगा। तो मुझे इनके साथ ना काम करके बड़ा मज़ा आया। मतलब मैंने उनको बताया कि इस इतना का एक्सपेंस आएगा, ये होगा, ये बजटिंग है। तो वो कहते हैं इस चीज़ की आपने परवाह नहीं करनी। पहले तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो ये तो और भी अच्छा हो गया। मगर जो हमारा मेन फ़ोकस था ना, जो हमारा विज़न एक एक जगह पे कनेक्ट हो रहा था, वो चीज़ जो थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बहुत कंफर्टेबल फ़ील किया था इनके साथ। बहुत ज़बरदस्त। मतलब आप सबकी थिंकिंग, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब ने मिल के ये काम किया, और आपका विज़न मतलब पैसा कमाना नहीं है। यूजुअली हम देखें ना तो हर बंदे की आजकल सोच ही ये चल रही है कि हमने पैसा कमाना है। पर आप लोग एक जो है डिफरेंट माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि आप लोग एक पॉजिटिव जो है थिंकिंग लेकर आए हमारी यूथ में। तो मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारी यूथ के लिए, और मैं सराहता हूँ आप सबको। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक्टर होते हुए आपने जब स्क्रिप्ट देखी तो आपकी क्या पहली सोच थी? जी, रिशाय, जैसा कि आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी बताया कि जो हमारा थीम और टॉपिक था यूथ से काफ़ी रिलेटेड था। तो मैं यूथ में काफ़ी एक्टिव भी हूँ और मैं उनके इश्यूज़ सॉल्व करती हूँ। तो जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया तो मैंने इसे काफ़ी खुशी से एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं हमेशा यूथ के लिए बिब्लिकल कंटेंट लेकर आती हूँ ताकि यूथ मोटिवेट हो और यूथ खुदा की तरफ आए। तो और जो सारा इसका प्रोडक्शन फेज़ था मैंने उसको भी काफ़ी एन्जॉय किया और काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी एक्सपीरियंस भी किया। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोडक्शन में बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल। बहुत फन मोमेंट्स होते हैं। हुँ। ये बातें बाद में करेंगे, तो इससे पहले जो है जो शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस हुई है उसको हम देखते हैं और उस पे कुछ बातचीत करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं और शॉर्ट फिल्म देखते हैं। अम्मी जी, अब्बू जी, मैं पास हो गया हूँ। बहुत खूब बेटा, बहुत-बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुमने बहुत मेहनत की थी और मुझे तुम पे पूरा यकीन था कि तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। बस आप और अब्बू जब खुश होते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस खुदा आप दोनों का साया मुझ पर हमेशा रखे। आमीन। जी अब्बू, क्यों नहीं। चलो अब बताओ आगे क्या करना चाहते हो? अब्बू जी, मैं यही सोच रहा था। और हाँ, आगे मैं एफएससी करना चाहता हूँ और मैं शहर में बहुत बड़ा कॉलेज भी देख आया हूँ। बाकी की पढ़ाई वहीं करूँगा।
अच्छा बेटा, एडमिशन तो हो गया, चलो अब हॉस्टल भी देखाते हैं। जी ठीक है अबू जी। अच्छा बेटा, कॉलेज तो हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा था। हॉस्टल भी अच्छा लग रहा है, अब बस दिल लगा के पढ़ना। जी ठीक है अब्बा जी। चले बेटा, टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं निकलता हूँ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर देना। हाँ जी क्यों नहीं, ज़रूर। चले मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। तो जी नाजरीन, हमने हाफ शॉर्ट फिल्म देखी और मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाकी देखने के लिए। पर उससे पहले भाई मुझे तो लग रहा है बच्चा बड़ा अच्छा जा रहा है, पढ़ाकू बच्चा हो गया और आगे जाके बड़ा ही सक्सेसफुल बच्चा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, बात ये है, अगर मैं आपको अभी बता दूंगा ना सस्पेंस, तो आगे देखने का मज़ा नहीं आएगा, ना आपको आना है ना ऑडियंस को आना है। तो ये है कि अभी बात करते हैं कि उस कैरेक्टर की। ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब नया आर्टिस्ट है, बहुत कमाल का लड़का है, बहुत मेहनत करता है। थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगा मुझे, क्योंकि जो इसके अंदर फील लेके आनी थी ना कैरेक्टर की, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत लगी। मगर इस लड़के ने इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की है, मैं कहता हूँ बहुत कमाल काम किया है। बल्कि लीना ने भी उसके साथ काम किया, उसको भी काम करने में मजा आया था। ये बाद में मेरे पास ही कहती यार बाकी ये जो बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से मतलब हमारी जो है ना डीलिंग्स वगैरह चलती रहती हैं। तो थोड़े से मतलब इश्यूज आए थे हमें, बट ये है कि आपको पता है कास्ट को जो है ना थोड़ा सा आपको बहुत रिलैक्सेशन देनी पड़ती है। तो मतलब मैंने ना अपनी टीम को भी कहा था, मैंने कहा यार थोड़ा नया इसका ना एक इश्यू है कि इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है। और इस वजह से मैंने डायरेक्टर साहब को कहा क्यों ना हम रिप्लेस कर लें, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेप्स में थे, कोई बहुत ज़्यादा हमने कवर नहीं किया था। तो लेकिन फिर भी डायरेक्टर साहब के इसरार पे मैंने कहा चलें ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं तो हम इसको फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हैं। वेल, डायरेक्टर साहब ने उस बंदे में कुछ देखा कि नहीं ये कर सकता है। लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, और बाकी मैं बात करूंगा अपनी एक और कास्ट की जो बिल्कुल मेरे साथ बैठी हैं। ये ना बाद में जाके तुम के मेरी तो बात ही नहीं की है। क्योंकि ना कोई ऐसा बंदा नहीं है, इवन तो हमारा डीओपी हो, ऑडियो वाला हो, उसके साथ भी मस्ती करती है। तो मैंने इसको कहा कि यार देख, हमारे ना प्रोड्यूसर साहब जो है ना, इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ना इनके ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन देना है ना, इम्प्रेशन डालना है इनके ऊपर। तो आगे से कहती हाँ कोई नहीं, उनके साथ भी कर देंगे। मैंने कहा नहीं प्लीज उनके साथ मत करना, उन्होंने अगर बजट रोक दिया ना तो सब कुछ रुक जाना है। प्रोड्यूसर साहब के साथ कोई मस्ती मजाक हुआ हो? नहीं, ऐसे ख्याल तो काफ़ी मर्तबा आए, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया। क्योंकि अगर ये ऐसा करते तो शायद कुछ और हो जाता। एग्जैक्टली। आज हम यहाँ पर बैठे ही ना होते। ये है, प्रोड्यूसर साहब को तंग करेंगे तो फिर पूरी टीम तंग होगी। मूवी बंद हो जाती, प्रोड्यूसर साहब ने पैसे रोक बिल्कुल लेने ऐसा ही थे। है। मुझे इस बात से याद आया कि हम भी जब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते थे तो मैं भी बहुत शरारती हुआ करता था। हमने जब सेट पे जाना, मतलब सेट तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब काम करने के लिए जाना, तो हाँ जी रिशाइल साहब हमें ये चीज़ चाहिए, तो रिशाइल साहब को मस्ती सूझनी, रिशाइल साहब ने जुगाड़ निकाल के देना। तो मैं बड़ा तंग करता था और ये बड़े मेमोरेबल डेज होते हैं, मुझे बहुत याद आता है। तो मतलब फन मोमेंट्स जैसे आपने बताया, और जैसे कि अब कास्ट है, कास्ट माई बाप है, कह भी कुछ नहीं बिल्कुल। सकते। हाँ, और दूसरा ये है कि मतलब इजी भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब इजी नहीं होंगे तो फिर काम भी अच्छा नहीं आएगा। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो डायरेक्टर साहब थे, जब मैं थोड़ा सीख रहा था, मुझे भी नहीं आता था, तो वो हमारे साथ बहुत इजी थे। तो वो जब हमारे साथ इजी थे तो फिर हम काम भी अच्छे से कर सकते थे। वो हम ऐसे थे जैसे हम दोस्त हैं। तो फिर यह है कि काम भी अच्छा होता था। हम मस्ती करते थे और गलत चीज़ें भी हो जाती थी, पर वो ऐसे नहीं करते थे कि बहुत डांट दिया या कुछ के बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। इससे ऐसा होता है, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी के साथ दोस्त बन के काम कर रहे हो तो फिर काम अच्छा होता है। बिल्कुल। जाहिर है थोड़ा बहुत होता है, पर एक वो कहते हैं ना, चीज़ को चलाना पड़ता है। हम्म। तो फिर वो चीज़ जब चलती है फिर वो निखर के आती है। जाहिर है आपने किसी को कुछ देख के ही चुना है, तो फिर वो निखर के जब आती है फिर आगे रिजल्ट्स नजर आते हैं हमें। मैं अपने कास्ट को जो है ना हमेशा रिलैक्सेशन देता हूँ, क्योंकि अब ये जो है ना, इसने मुझे उस रात को कॉल की, तो मैं उठा, मैंने कहा हाँ जी क्या बात हुई है ना, कहता कुछ नहीं ये वो ना, मतलब फुल उसने बात की, क्योंकि वो घबरा रहा था थोड़ा सा।
तो मैंने उनको कहा मैंने उनको इतनी रिलैक्सेशन दी हुई है कि मैंने कहा यार कोई भी मसला हो ना, ठीक है, किसी को भी आप कॉल कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो, नहीं तो मेरे ईडी को कॉल कर लो। मैंने कहा एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर आप जब अपनी कास्ट को मतलब रिलैक्सेशन देते हो ना, एक दोस्तों वाला माहौल देते हो, तो यार वो आपको अच्छा परफॉर्म वो करके ये देती कहते हैं है। कि वो चकावा तोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। जब वो टूटता है फिर एक नई चीज निकल के आती है बाहर। बिल्कुल, जब मैंने इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा, जब मैंने प्रोड्यूसर साहब को ना अलीना का बताया ना, तो उन्होंने मुझसे ना थोड़ा-सा पूछा कि यार मतलब ज़्यादा ही नहीं आप लोग रिलैक्स करते हो, इतना क्यों होता है? फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार करना पड़ता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ज़्यादा दोस्ताना माहौल भी अच्छा नहीं है, वो आपके काम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। थोड़ा बहुत जो है डर भी होना चाहिए, क्योंकि फिर जब डर नहीं होगा तो फिर तो जाहिर है साफ ही हम समझे कि यार नहीं सब चिल सीन है, हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर थोड़ा बहुत होना चाहिए डर भी। बट ये है कि अलीना के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है, ठीक है? क्योंकि वही ना मैंने आपको इनकी बताई है कि जब ये सेट पे होते हैं ना, तो फुल मतलब प्रोफेशनल और ऐसी परफेक्शन देती हैं काम के अंदर कि बंदा कहता है यार वाकई में मेरी जो चॉइस थी वो एकदम फिट थी। तो मतलब काम करने का ना इस तरह से अंदाज इस तरह का होता है, मतलब आप डायलॉग डिलीवरी आप इनकी देखें, ठीक है, उसके बाद आप इनके एक्सप्रेशंस देखें। मैं कहता हूँ कमाल है। ये नहीं कि साथ बैठी है, मैं पीठ पीछे भी इनकी इसी तरह तारीफ करता हूँ। थैंक यू। तो इसी तरह से ना आपको कास्ट के साथ जो है ना बहुत हम्बल रहना पड़ता है। क्योंकि अब देखें आपने सब कुछ कर लिया है, तो एंड पे आप तब सेट पे हैं और कास्ट ही आपके साथ नहीं चली, तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार ही गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा जो डायरेक्टर साहब की टीम के पीएम हैं, वो मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, सलूम सैमसन। तो चलें भाई, बातें तो होती रहेंगी, तो अदर हाफ की तरफ चलते हैं, बाकी स्टोरी देखते हैं और फिर बाकी डिस्कशन बाद में होगी। यार, मुझे शहर में आए इतने दिन हो गए हैं, कुछ भी मज़े नहीं किए। मेरे दोस्त कितना मज़ा करते हैं। यार, कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा। छोड़ो, दोस्तों के साथ कहीं चला जाता हूँ। खैर है, वैसे भी कुछ नहीं होगा एक दिन से। हेलो बेटा, कैसे हो? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम ना तुम्हारी खाला के घर आए हुए थे, तो मैं तुम्हारी खाला को बता रही थी कि सुलेमान अब कॉलेज में पढ़ता है और हमारा नाम रोशन करेगा। ये रो, तुम करो अपनी खाला से बात। नहीं नहीं अम्मी, अभी क्लास में जाना है, बाद में बात करूँगा। चलो बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। यार सलमान, तू यहाँ? हाँ यार। तेरा पेपर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? और यार बस सुबह उठ के जितना पढ़ा गया लिखा आया हूँ। बाकी सब तो पेपर कर रहे हैं, देखते हैं तेरा क्या होता है। और तू मेरी फिक्र ना कर, पास हो जाऊँगा। चल देखते हैं। चल सही है, खुदा हाफिज। मेरा भी आज आखिरी पर्चा था, मैं घर ही जा रहा हूँ। चल यार, खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर छुट्टियों के बाद। चल सही है। चल यार, अपने अम्मी और अब्बू को सलाम देना मेरा। हाँ क्यों नहीं। चल। ओके। मेरा बेटा कितना कमज़ोर होके आया है और बाल भी कितने ख़राब हो गए हैं। आज अपने बेटे की मालिश करूँगी। जी अम्मी, मैं यही कहने लगा था, आपके हाथ की मालिश का सुकून ही अलग है। अच्छा बेटा, आपका तो रिजल्ट आने वाला था, वो साथ वाले बताए थे कि उनके बेटे का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। जी अब्बू, रिजल्ट तो आ गया है, मैं वही चेक करने लगा था। रुको, मैं लैपटॉप लाता हूँ, हम सब साथ बैठ के देखते हैं। आज मेरा बेटा खाने में क्या खाएगा? अम्मी जी कुछ भी बना लें, मुझे आपके हाथ का खाना पसंद है।
ठीक है, फिर मैं अपने बेटे की पसंद का खाना बनाऊंगी आज। जी ठीक है। चलो बेटा देखो। अबू जी, वेल वेल वेल, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़े की प्रोडक्शन थी और बहुत ही जैसे आपने इसको ओपन एंडेड छोड़ा और जो इसमें मैसेज है और बिल्कुल सोचने की बात है और आज के मतलब पेरेंट्स के लिए भी एक सवाल है। मुझे बहुत ही मज़ा आया इसको देखने में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इसको बनाने में क्या एक्सपीरियंसेस थे? क्या मुश्किलात वग़ैरह आईं? और ख़ास करके अलीना, मतलब आपने काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, काफ़ी कंटेंट पे काम किया है। तो इस शॉर्ट फ़िल्म में इन डायरेक्टर्स, इस क्रू के साथ काम करके आपको कैसा लगा? जैसे कि रिशाइल आपको पता है मैंने बहुत से डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन एरन के साथ काम करके तो कुछ ज़्यादा ही मैं इजी रहती हूँ, क्योंकि एरन ना अपने पूरे क्रू को इतना इजी रखते हैं कि वो एक जो प्रेशर होता है ना सारे क्रू पे, वो बिल्कुल भी नहीं हम फील करते, और हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रही होती है और वो ज़बरदस्त होता है सब कुछ। बहुत ज़बरदस्त एलन भाई। आप बताएँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? यार इसमें जो है ना, मुझे ना खुद पर्सनली मज़ा आया, क्योंकि जब मैं अपनी इस टीन एज में था ना, लिटरली मैंने भी इस तरह के काम किए थे। तो एक तो ये लाइफ जो होती है ना आपकी, यहाँ पे आप जाके, क्योंकि आपकी गैदरिंग, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि आपकी गैदरिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनका रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये एक्चुअल लाइफ में होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जी अब बच्चा अगर पढ़ाकू है तो वो पढ़ाकू ही है। ठीक है, उसको चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जिस तरह के वो स्पोर्ट्स खेल रहा था, ठीक है, गेम्स वगैरह खेल रहा था। ये चीज़ें यार टीनेजर के लिए ना, मैं कहता हूँ लाज़मी होती है, वो बिल्कुल होता है। ऐसा है। क्योंकि वो एक फ़न जो होता है ना इंसान का, वो उसको लेके जाता है उस तरफ। मगर बात वही आती है कि आप दोनों, मतलब मैं कहूँगा कि 2 कश्ती में एक साथ सवार नहीं हो सकते हो। अगर आप उसका नेगेटिव पॉइंट देखो ना, तो पेरेंट्स का जो उसने वो भरोसा था ना, वो तोड़ा है, ठीक है? और अगर हम इसी तरह पेरेंट्स के ऊपर बात करें, तो पेरेंट्स ने मतलब उसको छोड़ दिया, ठीक है? कि उसके बाद मतलब उसकी दोबारा तरबियत नहीं की। जिस तरह से हम अक्सर इस तरह की मूवीज़ देखते हैं ना कि लोगों को जाके हॉस्टल वगैरह कर देते हैं ये वो। मगर अगर इसको हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मतलब हमें कलाम भी ये सिखाता है कि अपने बच्चे की उस राह पे तरबियत करें जिस पे उसको चलना है। ठीक है? अब अगर आपने खाली बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि आपने पढ़ना है, उसके बाद उसको छोड़ दिया है, तो आप उसकी मतलब पेरेंटिंग करते रहो। क्योंकि आपका बच्चा जो है ना, जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, वो रहना आपके लिए बच्चा ही है। ठीक है? तो अगर उसके साथ वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, उससे पूछते रहते हैं कि क्या फ़्लो चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्या मुश्किलात आ रही हैं। जिस तरह आपने भी बताया कि जिस तरह आप अपनी क्रू को हैंडल करते हैं और उनके साथ थोड़ा-सा ईज़ी होना पड़ता है, ताकि एक चाका खुले और उनके साथ बंदा ईज़ी हो, तो फिर जो है ना लाइफ़ ईज़ी जाएगी, उनको भी पता होगा कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो पेरेंट्स के साथ भी इसी तरह है, उनको पता होना चाहिए और मेरे ख़्याल से ऐसा है कि अगर हम पेरेंट्स के साथ इस तरह हैं कि बिल्कुल बातचीत नहीं है, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कोई बातचीत ही नहीं है हमारी, तो फिर पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, बच्चे अपनी ज़िंदगी में हैं और यूजुअली ऐसा होता है बच्चे फिर जो है गाइडलाइन जो है बाहर से पाते हैं जो कि अक्सर गलत होती है, तो फिर वो गलत रास्तों पे जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से पेरेंट्स को जो है थोड़ा-सा सॉफ्ट होना चाहिए, एक जो बैरियर है बच्चे और पेरेंट के बीच में उसको नहीं होना चाहिए। ताकि बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ अपनी बात शेयर करे तो उसको एक अच्छी राय मिले ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। और यूजुअली हमारे बच्चे आजकल के इस तरह हैं, जो गलत काम हो रहे होते हैं वो उनको समझते हैं फ़न है और इसकी वजह से अगर मैं फ़ेमस हूँ, मैं किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल बुली कर रहा हूँ या कुछ गलत काम कर रहा हूँ, ख़ास करके लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं फ़ेमस हो रहा हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्योंकि अब अगर माँ-बाप तरबियत करेंगे, माँ-बाप से वो जाके शेयर करेगा, तो ऐसा उसको नहीं मशवरा मिलेगा।
या देखो इस पे मैं एक बात करूंगा कि इंसान जो है ना, ठीक है, वो जैसा मर्जी हो, उसको एक अट्रैक्शन चाहिए होती है, ठीक है। जिस तरह से भी आप हमारे प्रोड्यूसर साहब को देख रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी मतलब क्वाइट पर्सनैलिटी सही, मगर इनके ज़िंदगी में भी एक ऐसा पर्सन होगा जिससे वो अपने दिल की बात करते हैं, ठीक है। और गैदरिंग जो होती है ना, वो आपको मैं कहता हूँ जिस तरह से हमारे दोस्त यार थे, ठीक है, वो आपको गलत मशवरा मजाक में भी देते हैं, ठीक है, पर जो आपका एक वीक पॉइंट होता है ना, वो चीज़ आपको लग जाती है तो आप उस राह पे चल पड़ते हो, ठीक है। अब उस बच्चे को मतलब आप जैसे देख रहे हैं, वो पढ़ रहा है, उसकी लाइफ में कोई फन आ नहीं रहा था, तो जब उसने देखा यार दूसरे हंस खेल रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी में इस तरह का क्यों चल रहा है ना, तो उसको चीज़ अट्रैक्ट की। और जब डायरेक्टर साहब ने मुझे स्क्रिप्ट दिया और मैंने उसको पढ़ा और मैंने जब एनालिसिस किया उसका, तो उसमें से मुझे एक बात, और वो बाइबल की एक बहुत खूबसूरत वर्स है, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और ये बात सच है कि जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, उनके साथ जैसे हमारे जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो करते हैं, वो हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। तो मैंने उसी बात को जानते हुए डायरेक्टर साहब को कहा कि हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें, और क्योंकि आजकल के नौजवानों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि जब नौजवान दूसरे ममालिक में या दूसरे शहरों में या गांव से कोई बच्चा शहर में पढ़ने जाता है, तो जब वो दूसरे बच्चों को देखता है जो कि हर तरह का फ़न कर रहे हैं, उसको लगता है कि मैं क्यों नहीं ये सब कुछ कर रहा, मैं भी तो इन जैसा ही हूँ। लेकिन वहाँ पर वो गलती ये कर देता है कि उसको याद नहीं रहता कि हमारा मालिक खुदा है, और खुदावंद ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। या वही ना, मतलब आपने भी मिसाल सुनी होगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। तो इसमें खाली मतलब बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारी शॉर्ट फिल्म का मतलब एक आइडिया था ना, एक थीम था, वो ये सिर्फ नहीं कि बच्चों को उनका रास्ता दिखाया जाए, बल्कि हमारे पेरेंट्स के लिए भी था कि वो भी इस चीज़ को नोटिस करें, अपने बच्चों के साथ इस तरह की बॉन्डिंग बनाएं कि जो उनके मतलब अंदर की ख्वाहिशात हैं या कोई जो बात है, तो वो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकें। क्योंकि अक्सर हमारे ना फैमिली जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं ना बड़े, उनको ये होता है कि यार अगर इसकी ये एज है, ये मुझसे ये बात किस तरह कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। अगर आप अपने बच्चे के साथ खुल के इजीली बात कर रहे हो ना, तो वो आपसे सारी बातें करता है, ठीक है। उसको समझ आती है कि यार मेरे पास ऑलरेडी इतनी सपोर्ट है कि जिससे मैं खुल के बात कर सकता हूँ, तो उसको गैदरिंग की मैं कहता हूँ इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई उसकी बात सुने, उसको अट्रैक्शन नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसको घर से ही सब कुछ मिल रहा होता है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल ऐसा ही है। सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। और जब बच्चे घर से अदम तवज्जो का शिकार होते हैं, तो तब वो लोग बाहर ऐसे रिलेशन डेवलप कर लेते हैं जो उनको लगता है कि ये लोग मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे घर वाले वैसे मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते। तो वहाँ पर आके वो उस तरफ चल पड़ते हैं जो कि उनको मौत की तरफ लेके जाता है, क्योंकि बहुत सारी दोस्तियाँ ऐसी हैं जो उनको नशे पर लगा देती हैं, तो वो नशा उनको मौत तक ले के चला जाता है। तो जो कि एक बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है हमारे लिए कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, वो इस बात के ऊपर करते हैं कि ये कर ही लेगा, बड़ा हो जाएगा। जो ज़्यादातर पेरेंट्स आज के टाइम पे लाड प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वही ना, मतलब आप आजकल के नौजवानों को देखो, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जी हम डिप्रेशन के शिकार हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ये है। आप लोगों की मतलब उम्र है डिप्रेशन का शिकार और होने की, वो किस बात पे उनका सबसे डिप्रेशन? बड़ा पॉइंट यही होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं। बिल्कुल। अब पेरेंट्स किस तरह समझेंगे? अब पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमारे मतलब अगर बच्चा है तो हमने इसके ऊपर सिर्फ रूल करना है, ठीक है। आप उसको रूल करो, ठीक है, आप उसको बताओ, उसको सही राह बताओ, ठीक है, उसकी तरबियत इस तरह ही करो कि वो आगे जाके आपका नाम रोशन करे, क्योंकि ठीक है, आपका नाम जुड़ा है आपके बच्चे के साथ। तो इसमें जब वो बच्चे को देखते हैं ना, तो वो फिर देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपका बच्चा एक तरीके से चल रहा है, ठीक है, वो एक आपके अपनी जो बातें हैं, उसका रवैया जिस तरह से, वो आपके मैं कहता हूँ मज़हब को भी डिफ़ाइन करता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से पेरेंट आपकी क्या नाम है बच्चे की तरबियत करेंगे ना, तो उसी तरह से पता चलता है कि यार बच्चे की इस तरह की तरबियत हुई है, किस मज़हब का है। जिस तरह से हम लोग अक्सर दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी से खुदा के नाम को ज़रूर जलाल मिले, जब हमारी पीछे से ही मतलब पैम्परिंग इतनी फिट हुई होगी ना, कि जब हमारा करैक्टर खुद डिफ़ाइन करता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो हमारा जो शॉर्ट फ़िल्म का थीम था, मतलब जो स्टोरी थी ना, वो पेरेंट्स के लिए भी थी और बच्चों के लिए भी थी, कि वो अपनी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। एरन, आपने बिल्कुल ठीक बोला और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एरन एक बहुत खूबसूरत कंटेंट लेकर आए हैं और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो इस चीज़ को आगे लेकर आएँ और यूथ तक एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज जा सके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और जी नाज़रीन, मैं आप सबको भी बताना चाहूँगा कि
अपने बच्चों के साथ इस तरह का बॉन्ड रखें कि वो आपके साथ बातें शेयर कर सकें, बजाय इसके कि वो अपना कंफर्ट लेवल जो है बाहर जाके ढूँढें, वो आपके साथ बातें शेयर करें ताकि उनको अच्छी राय मिले, ताकि वो अच्छे रास्ते पे जाएँ और खुदा का नाम रोशन करें। और जैसे कि अभी भाई ने भी बात की कि हम सब की बेस बाइबल होनी चाहिए, कलाम मुक़द्दस हम सब की बेस है शुरू से, तो उसको बेस रखा जाए ताकि वो बढ़ें और खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल मिले। और इसके साथ-साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ है सारा, जो कि बहुत मज़े का खाना बनाती हैं और आप सबके लिए भी खाना बनेगा बहुत मज़े का। तो चलते हैं उस खाने को एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम जो है छोटा-सा क्विज़ भी करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी शेफ सारा के डैनियल और हल्की आंच पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आपको पता है, शो का नाम हल्की आंच पे है, लेकिन रेसिपीज़ इसमें बनती हैं झटपट, कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर। आज की रेसिपी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ। आज की रेसिपी कुछ ऐसी है ना कि आप इसको अपने फ़न नाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मूवी नाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक, पार्टीज़ और इसके अलावा कैंपिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़बरदस्त है। टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। हमारे पास है चिकन और कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हम बाद में बनाएंगे फ्राइज़, क्योंकि फ्राइज़ के बगैर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं परफेक्ट मुझे लगती। सो बारबेक्यू हम बना रहे हैं, बारबेक्यू सैंडविचेस। हमारे पास है कुछ तिक्का मसाला, फहीटा सॉस, हमारे पास है मेयोनीज एंड माय फेवरेट पेपरिका पाउडर। तो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। लेकिन दो इंग्रेडिएंट्स में जो है हमारे पास है सोया सॉस एंड बारबेक्यू सॉस। तो चलें आए शुरू करते हैं। हमने लिया चिकन को डाला बाउल में, हमने थोड़ा सा ऐड किया इसमें, मैं टीस्पून्स के हिसाब से कर रही हूँ बिकॉज सॉसेज इतने ज़्यादा हैं और वो इतने ज़्यादा स्पाइसी होते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंसेस यू बेटर नो, ओके। तो हम डाल रहे हैं, हमने अभी डाला थोड़ा सा फहीटा सॉस, मैं थोड़ा सा इसमें जस्ट आप देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी, मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला, इसके साथ माय फेवरेट मेयोनीज़। मेयोनीज़ इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे बिकॉज अगर आपको तीखा तीखा लग भी रहा है तो वो बेस्ट हो जाना इसके साथ। सो एट द एंड हम डाल रहे हैं सम पेपरिका पाउडर। मैं अपना बताऊं तो मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, बट मेरे साथ के जो लोग हैं उनको स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं पसंद, खाते हैं पर इतना नहीं, तो उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो हम डाल रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस मैं डाल रही हूँ जस्ट अ टीस्पून, क्योंकि इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस। इट्स अप टू यू, आप जितना डालना चाहें। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है तो मैं इसलिए ज़्यादा करूँगी। सो अब हम आते हैं इसकी मिक्स एंड मिक्स पे। स्टार्ट करते हैं हम ऐसे, अच्छे से आपने मिक्स करना है और उसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए अगर आप 30 मिनट्स ले रहे हैं तो काफ़ी है। वैसे बेसिकली टाइम होता है 30 टू 45 मिनट्स, लेकिन 30 मिनट्स में आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जानी है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और आपने अगर रेफ्रिजरेट करें तो सबसे बेस्ट है। मैंने इसको फिर से निकाल लिया, बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया। अगर आप इसको ट्राई करें ना तो मैं यकीन बताऊं, मेरे सेट पे इतने मज़े की खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, पर जब बनेगा तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि है रेसिपी झटपट और आप देख रहे हैं हल्की आंच पे। तो लेट्स स्टार्ट इट। चूल्हा जलाते हैं हम अपना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। और चिकन हमारा हो चुका है मैरिनेट। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर। ऑयल इतना डालना है क्योंकि हमारे पास है नॉन स्टिक पैन, तो हम इतना डालेंगे कि ये हमारे आराम से फ्राई हो जाए चिकन। 2 टेबलस्पून अगर ऑयल होना तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉन स्टिक होता है और चिकन आपका बहुत कम टाइम लेता है। तो हम डालते हैं अपना चिकन। आवाज़ें आ रही होंगी आपको शायद। अगर आपको कुछ फील हो रहा है ऐसे धुआं या समथिंग लाइक दैट, तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल और डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अच्छे से हल्की आंच पे बनाना है आपने ये अपना चिकन।
ताकि अंदर से अच्छे से ये पक जाए। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला। एक्चुअली हमारे सॉसेस के अंदर नमक ऑलरेडी होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि नमक थोड़ा कम रखा जाए। जब तक चिकन हमारा हो रहा है फ्राई, तो क्यों ना हम आलू काट लें, क्योंकि इसके साथ फ्राइज़ का मज़ा, फ्राइज़ ना और मज़ा ना आए हो ही नहीं सकता। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब बारी हमारे फ्राइज़ की, तो हम काट लेते हैं आलू। आलू अब आप लोगों के डिपेंड करता है आप कैसे काटना चाहें। मुझे फ्रेंच फ्राइज़ वाली स्टाइल में पसंद है, तो हम वैसे काट लेंगे। वेजिस भी इसके साथ अच्छे लगेंगे। वेजिस की रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ फिर एक शेयर करूंगी। मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने कहा था कि मैं एक झटपट सी रेसिपी बना कर आती हूँ। तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर हम फ्राइज़ की सूरत में इसको काट लेते हैं। आपने देखा है कि चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है और उसको मैंने यहाँ पे रख लिया है, पर नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फ्राइज़ का। तो चले आइए फ्राइज़ बनाते हैं। फ्राइज़ मैंने ब्रेक में काट लिए थे। फ्राइज़ का एक बात जो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने फ्राइज़ बनाने हैं ना और थोड़ी देर रखना है, तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर पानी डाल के रखना है, क्योंकि ये काले ना पड़ें। तो इससे पहले कि हमारे फ्राइज़ काले पड़ जाएं, क्यों ना हम इनको कढ़ाई में निकाल दें और फ्राई करना शुरू करें। आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं हमारे फ्राइज़ में कटे हुए। फ्रेंच फ्राइज़ की मैंने उसमें शेप दी है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कैसी डालनी है। मैंने बनानी थी झटपट रेसिपी, लेकिन आपको मैं एक प्रो टिप देती हूँ, वो ये कि जब आपने आलू बनाने हैं तो उनको थोड़ा सा बॉईल कर लें। बिल्कुल 75% आपने उसको बॉईल करना है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, लेकिन अब जब उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और जब आप उसको बनाएंगे ना, तो यकीन माने आप रेस्टोरेंट्स के फ्राइज़ भूल जाएंगे। इतने को मज़े के बनेंगे ना, पर वो मैं आपके साथ नेक्स्ट शो में शेयर करूँगी रेसिपी। फ्राइज़ हमारे यहाँ पे हो रही हैं तैयार, और हमारा ऑलरेडी चिकन मैरिनेट हो चुका था। हमने उसको भी फ्राई कर लिया, चिकन को भी डिश आउट कर लिया। ब्रेड आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेक लिया और मैंने ब्रेक के अंदर ब्रेड जो थी अपनी टोस्ट कर ली, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे, क्योंकि है ये झटपट रेसिपी और आप देख रहे हैं हल्की आंच पे। अच्छे से हमने अपने फ्राइज़ को करना है फ्राई, ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, पर प्लीज़ मेक श्योर ये ओवरकुक ना हो। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने फ्राइज़ को करते हैं डिश आउट और चलते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। नेक्स्ट शॉट में तो गाइस फ्राइज़ को हमने कर लिया है डिश आउट। कुछ मेरे बन रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा जो है ना ब्राउन पसंद नहीं है, तो उनके लिए जो है मैंने ये वाले किए हैं और अपने लिए मैंने किए हैं दूसरी तरह। लेकिन जब मैं उनको खिलाऊंगी तो मैं उनको खिलाऊंगी थोड़े से ब्राउन, क्योंकि जब तक फ्राइज़ ब्राउन ना हो ना, उसका मज़ा नहीं है। तो अब हम करते हैं अपने सैंडविचेस असेंबल। तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ब्रेड्स के कॉर्नर्स काटने हैं या ऐसे ही रखना है। इट्स अप टू यू। अब मुझे पसंद है ऐसे ही खाना, तो मैं ऐसे ही खाऊंगी, बल्कि अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। तो जब तक हमारे फ्राइज़ हो रहे हैं तैयार, थोड़े से और तैयार, तो क्यों ना हम प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ें बना ली जाएं। हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कुकम्बर्स हैं, लेमन हैं, हमारे पास कैबेज है, मिंट है और कैरेट्स हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँ, थोड़े से मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने अपना चिकन को ऑलरेडी कर लिया था फ्राई। फ्राइज़ हमारे हो गए फ्राई। तो जब तक ब्रेक थी मैंने थोड़े से फ्राइज़ ट्राई भी कर लिए थे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, अब कर सकते हैं। तो अब हमारा टाइम आता है असेंबलिंग का। मैं चीज़ें अपने बिल्कुल करीब करीब कर लूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम लगाएंगे अपनी ब्रेड के ऊपर फहीटा सॉस। मैं इसको थोड़ा लगा रही हूँ, ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चिकन में इतने स्पाइसेस हो चुके हैं कि बुरा ना लगे ना, बाद में सबको सी ना करें। सो एनी हाउ मैंने लगा लिया इसके ऊपर सॉस। इसके बाद हम जो हमारा दूसरी जो ब्रेड है, जिसके जो हम ऊपर लगाएंगे, उसमें हम लगा रहे हैं मेयोनीज़। इरेगुलर लगाएं, इट्स अप टू यू, जैसे अपने सीक्वेंस में लगाना है। लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को कह दिया हुआ है कि मैं आ रही हूँ आपके पास सैंडविचेस लेके, वो भी झटपट। हल्की आंच पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, और मज़े की बात यह है कि हमारी इतनी एक्साइटेड हूँ ना ये खाने के लिए और चखने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती।
तो अब हम चल जाते हैं, थोड़ी सी सैम्पलिंग करते हैं। हमने डाले थोड़े से चिकन चंक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने मैरिनेशन कर ली है, सब कुछ कर लिया है, मेरा जो प्रेजेंटेशन का सामान है वो कहाँ पे गया। तो जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूँगी ना, सैंडविचेस लेकर आऊँगी, तब आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बनी है ना, आपका दिल करेगा वो सब कुछ खाने को। यहाँ पे हमारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। मैंने उसकी प्रेजेंटेशन के लिए डाली थी कैप्सिकम्स। मैंने खीरे को हमने जब छीला था तो हमने उसके साथ ही इसके जो छिलके थे उनको भी अपने प्रेजेंटेशन के तौर पे रख लिया। सम लेमन्स अगर आप उसके ऊपर स्क्वीज़ करके खाना चाहिए, ज़्यादा आपको खट्टा मीठा पसंद है तो यू कैन ऐड, अप टू यू। हमने थोड़े से टमाटर काटे, फ्राइज़ ऑलरेडी तैयार थे। तो अब इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। मुझे देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, लेकिन अब ये जाएगी हमारी डिश ऋषि के स्टूडियो में और ऋषि करेगा इसको एंजॉय अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्यों ना हम ये डिश वहाँ पे भेज दें। और इसके साथ ही इस शो का इख्तिताम हुआ हल्की आंच पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ लेकर आऊँगी एक मज़े की झटपट सी रेसिपी, और वो भी पकेगी हल्की आंच पे। सो टिल देन, बाय बाय। तो भाई बारिश भी शुरू हो गया, तो क्विज करते हैं और फिर खाना खाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल अरीना आपसे कि आपको एक सिनेरियो दिया जा रहा है, आप प्रोड्यूसर साहब के पास स्क्रिप्ट लेके गए हैं। इस वक्त आप एक्ट्रेस नहीं हैं, आप डायरेक्टर हैं। आप उनके पास स्क्रिप्ट लेकर गए हैं और उनको स्क्रिप्ट कुछ पसंद नहीं आ रही, तो आप उनको कैसे मनाएंगी? ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करूँगी कि या तो लंच या डिनर पे उनको लेके जाऊँ। तो अमार भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको सेट पे सबसे अनोइंग बात क्या लगती है? जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनोइंग बात है सेट पर वो ये है कि जब एक फिल्मिंग स्केड्यूल सेट कर लिया गया है, जब उसके मुताबिक हम नहीं चलते तो फिर मुझे गुस्सा आता है डायरेक्टर साहब पे ज़्यादा, क्योंकि मैंने उनको ही कहना है। हाँ एग्जैक्टली। ये बात है, टाइम के बहुत पाबंद है। हाँ, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। टाइम मतलब इनने दे दिया ना, तो टाइम के बहुत पाबंद है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने बताया, टाइम इज़ मनी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर जो है पैसा भी बढ़ेगा। तो एरन भाई, आपने बताया लीना बहुत तंग करती हैं, तो उनकी कोई ऐसी शरारत बताएं जो आप कहते हैं बस यार अब जो है ना, ये कास्ट ना होती ना तो बस मैं ना इनको फायर कर देता। इनका जो सबसे एपिक मोमेंट होता है ना, जब इनको इमोशनल वाला दो ना कि यार आपने सैड दिखना है, थोड़ा फुल सेंटी टच देना है, बिल्कुल पीक मोमेंट पे जब होगा ना, वहाँ पे हंस पड़ती है। हाँ। उस टाइम मेरे दिल में ये आता है, काश कि ये मेरी कास्ट ना होती। और वही काश मेरे दिल में भी आ रहा था। तो अच्छा, अब ऐसा है कि वो ये सैड सीन कर रही है और बार बार आप बता रहे खराब हो रहा है, तो आप इन्हें कैसे बताएंगे कि यार नहीं ऐसे करना है इसको? मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे साथ मेरा जो पीएम होता है ना, उसको मैं कहता हूँ यार इसको ना सही वाला जोक सुना, और जोक सुनाने के बाद ना जैसे ही जोक खत्म होगा ना, बोलना ये आपके लिए नहीं था। वो ना थोड़ा सा गुस्से में आके ना फिर एकदम से अपना मुंह लटकाएगी, काम अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने एक हुर्बा इसका इस्तेमाल किया, और जो मैंने अब इसको बता दिया है, अब देखेंगे नेक्स्ट हमारी जो शॉर्ट मूवी। तो अच्छा, कभी ऐसा सीन हुआ है कि एक सीन है हो नहीं रहा, तो आप गुस्से में आके कभी खुद एक्ट करके बताएं यार नहीं ऐसे करो ना? यार एक वो बड़ा मजे का मोमेंट था, मतलब ना इसको हमने कहा था कि सेंट ना फुल दिखाना। अब ये जैसे ही वहाँ पे जाए, जैसे ही बैठे ना, इसके बाल गिर जाए ना आगे को, तो फिर चेंज किया। फिर मैंने कहा यार तू इस तरह मत गिर, ऐसे प्यार से टिक के बैठ। और मैंने इसको हम देखना चाहेंगे कि डायरेक्टर साहब की एक्टिंग कैसी है। यार प्रॉपर एक्ट तो नहीं कर पाऊंगा, मगर कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है, बुरा ना मानी। अच्छा, मैंने उसको कहा कि ना अपना ना मुंह थोड़ा सा ना सेंटी सा कर, तो उसमें ये था कि मतलब थोड़ा सीरियस रह के सेंटी होता, इसको मैं यूं कर दी। मैंने कहा यार इतना नीचे भी नहीं जाना। तो वो बहुत मजे का मोमेंट था। मैंने अच्छी एक्टिंग की होगी उम्मीद करता। तो चलें भाई, अब इंतज़ार नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और मज़े की बात है कि खाना भी आ गया है। तो चले अब हम खाना एंजॉय करते हैं। नाजरीन, बारिश और उसके साथ साथ गर्मा गर्म सैंडविचेस, क्या ही बात है। तो इसके साथ साथ हमारा शो इख्तिताम तक पहुंचता है। तो आप सबको फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट फिल्म के साथ
कुछ नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं रिशाइल ताहिर, आपके फेवरेट शो हल्की आंच पे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हाफिज़।